आज हम लोग 5th सेमेस्टर वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह नेचर ऑफ यूनिवर्सल्स एंड इट्स नॉलेज। सामान्यों का ज्ञान, स्वरूप और उसका ज्ञान है। सामान्यों के स्वरूप और उसके ज्ञान के संदर्भ में पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही ज्ञान मीमांसा में गंभीर ढंग से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। हम जब सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ किसी वर्ग में निहित विशेष प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में जो सर्वगत लक्षण है उसका निर्देशन करना होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की गाय होंगी जिनमें आकार, रंग आदि में अंतर होगा, किंतु इन विभिन्न प्रकार की गायों में कुछ सर्वगत लक्षण, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या समान गुण, कॉमन प्रॉपर्टीज अवश्य पाई जाती हैं और इसे ही हम गौत्व या काउनेस की संज्ञा देते हैं। सामान्य के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो इस वैचारिक योजना के हम दो महत्वपूर्ण आयाम को पाते हैं और वे जो दो महत्वपूर्ण आयाम हैं क्रमशः तत्वमीमांसीय एवं ज्ञान मीमांसीय हैं। The two important dimensions are metaphysical and epistemological one. सामान्य के संदर्भ में जब हम तत्वमीमांसीय दृष्टि से विचार करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सामान्य का क्या स्वरूप है। यहां पर स्वरूप से हमारा आशय यह है कि क्या सामान्य की वस्तुनिष्ठ यथार्थ सत्ता है या फिर सामान्य मात्र एक आत्मनिष्ठ अथवा काल्पनिक अवधारणा है। यदि सामान्य यथार्थ रूप से सत्य है अथवा दूसरे शब्दों में उनकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है, दे आर ऑब्जेक्टिवली रियल, दे डू रियली एग्जिस्ट, तो फिर हमें यह विचार करना पड़ेगा कि सामान्यों की अतीन्द्रिय सत्ता है, अर्थात वे विशेष से पृथक कहीं अन्यत्र पाए जाते हैं या फिर सामान्य भी उसी प्रकार से
उसी जगत में पाए जाते हैं जिस जगत में हम विशेष को पाते हैं। अतः तत्मीमांसी दृष्टि से विचार करने पर हमें यह विचार करना पड़ता है कि सामान्य और विशेष में किस प्रकार का संबंध है। क्या सामान्य अतीन्द्रिय रूप से सत्य है या फिर सामान्य विशेषों में अंतर्व्याप्त अथवा अनुगत होते हैं। ज्ञान मीमांसी दृष्टि से जब हम सामान्य पर विचार करें तो यह प्रश्न अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्यों का हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात सामान्यों को हम कैसे जानते हैं। क्या जिस प्रकार से हम विशेष वस्तुओं और व्यक्तियों को जानते हैं उसी प्रकार से हम सामान्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात जैसे हम विशेष का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो क्या सामान्यों का भी ज्ञान प्रत्यक्ष या ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष से संभव है, या फिर सामान्यों के ज्ञान के लिए हमें तर्क बुद्धि को स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर एक तीसरी संभावना यह हो सकती है कि सामान्यों का ज्ञान ना तो ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष और ना ही तर्क बुद्धि अपितु इन दोनों से भिन्न किसी अन्य ज्ञान के साधन से संभव है। पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में सामान्यों के संदर्भ में मुख्य रूपेण 4 सिद्धांत प्रचलित हैं, जो कि क्रमशः रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स, सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत, नॉमिनलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल, सामान्यों के नामवादी सिद्धांत, conceptualistic theory of universal, सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत, एवं सिमिलैरिटी थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल,
सामान्यों के सादृश्यतावादी सिद्धांत है। अब हम लोग सबसे पहले सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पाश्चात्य दर्शन में सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत को हम सर्वप्रथम प्लेटो के दर्शन में पाते हैं। प्लेटो का बहुचर्चित सिद्धांत प्रत्ययों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियाज है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज है। प्लेटो के प्रत्ययों अथवा विज्ञानों का सिद्धांत, जिसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ग्रीक फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। प्लेटो का यह मानना है कि सामान्य अथवा प्रत्यय परिवर्तनहीन, शाश्वत, नित्य होते हैं और वे यथार्थ रूप से सत्य हैं, अर्थात उनकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है। दे आर ऑब्जेक्टिवली रियल, दे आर परमानेंट, अनचेंजिंग एंड इम्यूटेबल इन नेचर। वे सामान्यों को सार तत्व, एसेंस, पूर्ण रूपेण बौद्धिक, प्योरली रैशनल एवं दिक तथा काल से परे मानते हैं। आइडियाज आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, दे आर प्योर एसेंसेस एंड रैशनल इन नेचर। प्लेटो के दर्शन में हम सामान्य अर्थात प्रत्यय एवं विशेष के द्वैत को पाते हैं। ड्युअलिज्म ऑफ यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर्स, जिसमें सामान्य अथवा प्रत्यय अविनाशी, कूटस्थ, अपरिवर्तनशील एवं नित्य हैं, तो वहीं जगत की जो विशेष वस्तुएं हैं वह परिवर्तनशील हैं, दैशिक और कालिक हैं। प्लेटो के समक्ष यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य और विशेष में किस प्रकार का संबंध है, अर्थात उन्हें इस संबंध की व्याख्या करनी पड़ती है। और इस संबंध की व्याख्या करते हुए प्लेटो ने दो सिद्धांत दिए, जो कि पार्टिसिपेशन थ्योरी सहभागिता सिद्धांत एवं कॉपी थ्योरी, कॉपी और इमेज थ्योरी। प्रतिबिंबवाद
अथवा प्रतिछायावाद हैं। पार्टिसिपेशन थ्योरी, सहभागिता सिद्धांत के अनुसार जगत की जो विशेष वस्तुएं अथवा व्यक्ति हैं वे सामान्य में सहभागी होती हैं, प्रतिभागी होती हैं। Particulars do participate in universal. यहां पर प्रत्ययों की अतीन्द्रिय सत्ता को स्वीकार किया जाता है, जिनका विशेष से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व है। प्लेटो यह स्वीकार करते हैं कि सामान्य किसी अतीन्द्रिय दिव्य लोक के निवासी हैं। Universals do reside in some mysterious divine world. कॉपी और इमेज थ्योरी, प्रतिबिंबवाद अथवा प्रतिछायावाद की यह मान्यता है कि प्रत्यय आइडियाज मूल हैं, बिंब हैं, तो वहीं विशेष प्रतिबिंब है, उसकी प्रतिछाया है। यूनिवर्सल्स आर ओरिजिनल आर्चीटाइप, whereas particulars are mere copies of universals. प्लेटो के द्वारा ये दोनों सिद्धांत प्रतिपादित किए गए सामान्य और विशेष के संबंध की व्याख्या में, किंतु इन दोनों सिद्धांतों की अपनी कुछ सीमाएं अथवा दोष हैं। यदि हम सहभागिता सिद्धांत या पार्टिसिपेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं तो समस्या यह होगी कि यहां पर सामान्य और विशेष दोनों ही समस्तरीय सत्ताएं हो जाएंगी। Both universals and particular turn out to be reality of same status. और यदि ऐसा है तो फिर हम किस प्रकार से सामान्य और विशेष में भेद करेंगे, अथवा सामान्य और विशेष के द्वैत को स्वीकार करने का क्या औचित्य होगा, जबकि दोनों एक ही प्रकार की सत्ताएं हैं। Then how to make distinction between the two? यदि हम प्रतिबिंबवाद या प्रतिछायावाद को स्वीकार करते हैं तो समस्या यह होगी कि सामान्य वास्तविक अथवा यथार्थ हो जाएगा, जबकि विशेष और यह जो जगत है वो मात्र आभास अथवा मिथ्या बन करके रह जाएगा। प्लेटो के पश्चात दूसरे यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल हुए हैं और वे भी अरस्तु हुए हैं। वे भी प्लेटो के ही भांति यह स्वीकार करते हैं कि सामान्यों की वस्तुनिष्ठ सत्ता है, वे यथार्थ रूप से सत्य हैं। सामान्यों की विशेष से पृथक और स्वतंत्र सत्ता है। कोई भी दार्शनिक जो यह स्वीकार करता है कि सामान्यों की विशेष से पृथक और स्वतंत्र सत्ता होती है तो उन्हें हम यथार्थवादी दार्शनिक कहते हैं। और इस दृष्टि से प्लेटो और अरस्तु दोनों ही यथार्थवादी दार्शनिक हैं। किंतु हम प्लेटो के यथार्थवाद को ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म
प्लेटो के यथार्थवाद को अतीन्द्रिय यथार्थवाद, तो वहीं एरिस्टोटल, अरस्तु के यथार्थवाद को इमिनेंट रियलिज्म, अनुगत यथार्थवाद कहते हैं। क्योंकि जहां पर प्लेटो सामान्यों की अतीन्द्रिय सत्ता को स्वीकार करते हैं, सामान्य किसी अतीन्द्रिय दिव्य लोक के निवासी हैं, तो वहीं अरस्तु का यह मानना है कि सामान्य और विशेष एक ही जगत के अंतर्गत सत हैं। और साथ ही साथ अरस्तु का यह मानना है कि सामान्य विभिन्न प्रकार के विशेषों में अनुगत अथवा संवेद अथवा अंतर्व्याप्त होते हैं। According to Plato, universals have transcendent existence. They do reside in some mysterious divine world. Whereas for Aristotle, universals do reside in particulars. A.D. वूजले प्लेटो और अरस्तु के दृष्टिकोण को इस प्रकार से विश्लेषित करते हैं कि प्लेटो के सामान्य के संदर्भ में संज्ञा पद का प्रयोग उचित है, नाउन का प्रयोग उचित है, तो वहीं अरस्तु के संदर्भ में हमें विशेषण या एडजेक्टिव पद का प्रयोग करना चाहिए। समकालीन पाश्चात्य दर्शन में सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन बर्ट्रांड रसल करते हैं। रसल प्लेटो के ही समान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सामान्य की वस्तुनिष्ठ सत्ता होती है, अर्थात वे यथार्थ रूप से सत होते हैं, वे शाश्वत एवं अविनाशी हैं और साथ ही साथ दिक् और काल से परे हैं। यूनिवर्सल आर immortal, unchanging, and beyond space and time. प्लेटो के ही भांति रसल का यह मानना है कि हम सामान्यों को ना तो मानसिक सत्ता और ना ही भौतिक सत्ता कह सकते हैं, क्योंकि यदि हम उसे मानसिक सत्ता कहेंगे तो उसे हमें कालिक मानना पड़ेगा, और यदि हम सामान्यों की भौतिक सत्ता को स्वीकार करेंगे तो उसे देशगत और कालगत, स्पेशियो टेम्पोरल मानना पड़ेगा, जबकि यूनिवर्सल स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड है, दिक् और काल के परे हैं। रसल का यह मानना है कि व्यक्तिवाचक नाम, पर्टिकुलर नाउन और नेम, जो कि विशेष का निर्देश करते हैं, के अतिरिक्त अन्य सभी सत्ता सूचक पद सब्सटेंटिव्स जैसे विशेषण, संबंध, क्रिया, कारक आदि से सामान्य का ही
बोध होता है। रसल ने सामान्य और विशेष में विभेद करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, जो कि सबसिस्टेंट एवं एग्जिस्टेंट है। सामान्यों के लिए सबसिस्टेंट अथवा वर्तिता शब्द का प्रयोग उचित है, क्योंकि सामान्य नित्य, अविनाशी और अपरिवर्तनशील अधिक और काल से परे होते हैं, जबकि अस्तित्व का जगत एग्जिस्टेंट परिवर्तनशील है। रसल के विचार में कालांतर में हम थोड़ा सा परिवर्तन पाते हैं, जहां वे यह स्वीकार करते हैं कि विशेष क्षण अथवा गुण स्वयं में विशेष होते हैं, और इस कारण से वे सामान्यों को विशेषण रहित अथवा गुण रहित अवधारणा के रूप में कल्पित करने लगते हैं। यदि हम भारतीय दर्शन में आए तो सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन हमें न्याय वैशेषिक में प्राप्त होता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होता है। तो वैशेषिक दर्शन में सामान्य को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य नित्य है, एक है और विशेषों में अनुगत अथवा व्याप्त है। न्याय वैशेषिक दर्शन में सामान्यों की वस्तुनिष्ठ सत्ता को तो स्वीकार किया गया है, यथार्थ रूप से तो सत्य है, किंतु उन्हें प्लेटो का यह विचार मान्य नहीं कि सामान्यों की कोई अतीन्द्रिय सत्ता होती है। अपितु न्याय वैशेषिक दर्शन में हम यह स्वीकार करते हैं कि सामान्य विशेष में व्याप्त है, और इस प्रकार से उसकी तुलना हम अरस्तु के विचार से कर सकते हैं। अरस्तु का जहां यह मानना था कि सामान्यों का ज्ञान तर्क बुद्धि से होता है, बुद्धि के माध्यम से हमें सामान्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, और इसके लिए प्लेटो ने अपनी ज्ञान मीमांसा में सर्वोच्च ज्ञान के रूप में बौद्धिक अंतर्दृष्टि रैशनल इंसाइट को स्वीकार किया है, और यह बौद्धिक अंतर्दृष्टि या रैशनल इंसाइट के माध्यम से ही प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु न्याय वैशेषिक दर्शन में सामान्य और विशेष दोनों ही हमारे प्रत्यक्ष का विषय है, जहां पर विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का हमें ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष होता है, तो वहीं हमें सामान्य जैसे गौत्व का प्रत्यक्ष असाधारण प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के द्वारा होता है, जिसे हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत की कुछ समीक्षा करना चाहेंगे। प्लेटो
के अतीन्द्रिय यथार्थवाद में सामान्यों की अतीन्द्रिय सत्ता को स्वीकार किया गया है, जो कि किसी अतीन्द्रिय दिव्य लोक के निवासी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटो के विचार अवैज्ञानिक एवं दुर्बोध हो जाते हैं, अनसाइंटिफिक एंड डिफिकल्ट टू ग्रैस्प हो जाते हैं। वे सामान्यों के ज्ञान के लिए बौद्धिक अंतर्दृष्टि को स्वीकार करते हैं, इंसाइट को स्वीकार करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उनका बुद्धिवाद रहस्यवाद में परिणत हो जाता है। हम जब अरस्तु के अनुगत यथार्थवाद की चर्चा करें तो यह पाएंगे कि यहां पर सामान्य विशेषों में अंतर्व्याप्त है, और यहां पे सामान्य का अर्थ कोई सर्वगत लक्षण, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि किसी वर्ग के सभी सदस्यों में अभिन्न रूप से पाई जाती है। किंतु हमारे लिए इस प्रकार के सर्वगत लक्षण को खोजना अथवा बतला पाना अत्यंत ही दुरूह कार्य है, और इसी कारण से विटगेन्स्टाइन जैसे विचारक यह स्वीकार करते हैं कि किसी वर्ग के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अथवा विशेष पाए जाते हैं, उनमें कोई भी लक्षण अथवा गुण सर्वगत लक्षण नहीं होता है, अपितु अधिक से अधिक उनमें एक पारिवारिक साम्य या फैमिली रिजेम्बलेंस होता है। न्याय वैशेषिक सिद्धांत का खंडन भारतीय दार्शनिक परंपरा में बौद्ध, जैन एवं अद्वैत वेदांत दर्शन में किया गया है। जब न्याय वैशेषिक यह कहता है कि सामान्यों की वस्तुनिष्ठ सत्ता है और साथ ही साथ में वे शाश्वत, नित्य, अविनाशी एवं कूटस्थ हैं, तो उसके विरुद्ध इस प्रकार का आक्षेप लगाया जाता है कि हम कैसे सामान्य को अविनाशी स्वीकार करें, क्योंकि जब किसी एक विशेष में सामान्य का अस्तित्व होगा तो फिर उसके अस्तित्व के समाप्त होने पर दूसरे विशेष के अस्तित्व तक जाने में सामान्य कहां अवस्थित होगा, क्योंकि गमन आगमन की क्रिया अथवा गति के लिए हमें दिक और काल को स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि सामान्य के संदर्भ में संभव नहीं प्रतीत होता। बौद्ध दर्शन में सामान्य को एक अवयव रहित अवधारणा माना गया है। यूनिवर्सल हैज नो पार्ट, और यदि सामान्य, किंतु आंशिक रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि सामान्य विभिन्न प्रकार के विशेषों में होगा, क्योंकि वह एक समय में किसी एक विशेष में होगा, और जब वह दूसरे विशेष में पहुंचेगा तो जो पहला विशेष है वह आश्रय विहीन हो जाएगा, अर्थात वहां पे सामान्य की कोई संभावना नहीं बनेगी। अब हम सामान्यों के दूसरे सिद्धांत नामवादी की चर्चा करना चाहेंगे। सामान्यों का नामवादी सिद्धांत, नॉमिलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल, सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत का विरोधी है, क्योंकि जहां पर
यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामान्यों को यथार्थ रूप से सत्य माना गया है, अर्थात उनकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है, तो वहीं सामान्यों के नामवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य की केवल मानसिक सत्ता है, काल्पनिक है अथवा आत्मनिष्ठ है। और नामवाद में तो यह कहा गया कि सामान्य मात्र नाम है। According to nominalism, universal is mere name and they do not exist. They are not real. उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। नामवादी सिद्धांत को हम पाश्चात्य दर्शन में सर्वप्रथम मेडिवल पीरियड में विलियम ओखम के विचार में पाते हैं। ओखम के अनुसार सामान्य तर्क बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, प्रमाणित नहीं है और इसलिए सामान्य की सत्ता नहीं है। केवल विशेष की ही सत्ता होती है और वह हमारे इंद्रियानुभव का विषय है। वे किसी भी प्रकार की अतीन्द्रिय सत्ता का निषेध अथवा खंडन करते हैं। उनका अत्यंत ही सुप्रसिद्ध विचार ओकम्स रेजर है। ओकम का उस्तरा है। और जिसके अनुसार हमें जगत की व्याख्या करने में कम से कम पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। और जब जगत की व्याख्या मात्र विशेष को स्वीकार करने से ही हो जाती है तो अनावश्यक रूप से सामान्य की सत्ता को क्यों स्वीकार करना। मिनिमम नंबर ऑफ assumptions आर टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू ओकम, and if we can easily explain the world by particulars, by admitting the existence of particulars, then why to accept the existence of universal? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में सामान्यों के नामवादी सिद्धांत का समर्थन टॉमस हॉब्स, जॉर्ज बिशप बर्कले एवं डेविड ह्यूम में आसानी से देखा जा सकता है। हॉब्स के अनुसार जब हम किसी वर्ग के अंतर्गत विशेष पदार्थों को रखते हैं तो उनमें कोई सर्वगत लक्षण या सामान्य गुण, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अथवा प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। उसमें केवल एक ही बात की समानता होती है कि वह एक नाम से पुकारे अथवा अभिहित किए जाते हैं। दे आर बीइंग कॉल्ड बाय द सेम नेम, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अतः
हॉब्स ने केवल हॉब्स ने केवल विशेष के अस्तित्व को स्वीकार किया है और सामान्य के अस्तित्व का खंडन इस आधार पर किया है कि सामान्य हमारे अनुभव का विषय नहीं है। हमारे अनुभव अथवा प्रत्यक्ष का विषय तो केवल प्रत्यक्ष है, केवल विशेष है। दूसरे अनुभववादी दार्शनिक बर्कले भी यह स्वीकार करते हैं कि केवल प्रत्ययों की ही सत्ता है, आइडियाज डू एग्जिस्ट, और इन प्रत्ययों का ज्ञान हमें इंद्रियानुभव से होता है। और उनका अनुभववादी दर्शन प्रत्ययवादी दर्शन है, जहां वे जड़ द्रव्य की सत्ता का खंडन करने के लिए अमूर्त प्रत्ययों का खंडन करते हैं। He refutes abstract idea for refuting the existence of material substance. बर्कले का यह मानना है कि अनुभव की प्रक्रिया विशेष से विशेष की ओर अग्रसर होती है और इस पूरी अनुभविक प्रक्रिया के किसी भी सोपान, किसी भी स्तर, किसी भी स्टेज पर हमें सामान्य की प्राप्ति नहीं होती है। यद्यपि बर्कले अमूर्त प्रत्यय का खंडन करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि वह केवल अमूर्त प्रत्ययों का खंडन कर रहे हैं, सामान्य प्रत्ययों का नहीं। और साथ ही साथ वे यह मानते हैं कि सामान्यों का ज्ञान प्रत्यय के माध्यम से संभव नहीं है। आइडियाज के थ्रू हम यूनिवर्सल को नहीं जान सकते हैं और इस कारण से ही बर्कले सामान्यों के ज्ञान के लिए अंतर्बोध या नोशन को स्वीकार करते हैं। बर्कले के ही भांति ह्यूम का यह मानना है कि जो हमारे समस्त विचार होते हैं वह सामान्य ना हो करके अपितु विशेष विचार होते हैं। और इसी प्रकार से हमें जिन प्रत्ययों का बोध होता है वह प्रत्यय अमूर्त प्रत्यय नहीं है अपितु मूर्त प्रत्यय हैं। और इस प्रकार से जब हम किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के आधार पर किसी सामान्य गुण अथवा वर्ग के सदस्यों का अनुमान करते हैं तो यह हमारी परंपरा अथवा आदत पर निर्भर होता है। इट इज बेस्ड अपॉन आवर हैबिट और कस्टम। भारतीय दर्शन में सामान्यों के नामवादी सिद्धांत को हम बौद्ध दर्शन में पाते हैं। बौद्ध दर्शन में पाते हैं और इस संदर्भ में उनका अत्यंत ही सुप्रसिद्ध सिद्धांत अपोहवाद है, जो कि पाश्चात्य सामान्यों के नामवादी सिद्धांत के सदृश है। क्योंकि सामान्यों का नामवादी सिद्धांत भी यह मानता है कि सामान्यों की सत्ता नहीं है, सामान्य मात्र नाम है, सामान्य मात्र संकेत है और उससे किसी सत्ता का बोध नहीं होता है। बौद्ध न्यायिक दार्शनिक दिग्नाग धर्म कीर्ति इत्यादि
सामान्यों के संदर्भ में अपोहवाद का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी यह मान्यता है कि नाम अथवा शब्द भ्रामक अथवा निषेधात्मक होते हैं और सामान्य भी स्वयं में एक नाम है और इसलिए यह भ्रामक है। क्यों? क्योंकि इससे किसी पदार्थ की सत्ता का निर्देशन नहीं होता। तो दूसरे शब्दों में इससे किसी वस्तु का निर्देशन नहीं होता है, अपितु नाम का अर्थ किसी वस्तु की सत्ता का नहीं अपितु उसकी तद भिन्न से व्यावृत्ति के ज्ञान का बोधक है। दूसरे शब्दों में नाम अथवा शब्द अथवा सामान्य को हम अतद व्यावृत्ति कह सकते हैं। यहां पे अतद व्यावृत्ति कहने का अर्थ क्या है? तद, तद माने वस्तु जिसका निर्देशन कर रहे हैं, और तद का पूरक वर्ग क्या हो जाएगा? अतद। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास ऑफ तद विल बी अतद। और उस अतद का निषेध या व्यावृत्ति या कैंसिलेशन वस्तुतः नाम है, शब्द है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गाय is logically equivalent to curl या negation अ गाय, अर्थात गाय स्वयं में किसी का बोध नहीं करा रही है, अपितु इसके माध्यम से हम अगाय के निषेध को पाते हैं। यह अपोहवाद का सिद्धांत द्विधा निषेध के सिद्धांत पर आधारित है और इस प्रकार से चाहे वह अपोहवाद हो बौद्ध दर्शन का या फिर हॉब्स, बर्कले, ह्यूम आदि का नामवादी सिद्धांत हो, सामान्य की सत्ता का निषेध है, खंडन है और केवल विशेष की ही सत्ता को स्वीकार करना है। अब हम सामान्यों के नामवादी सिद्धांत की कुछ समीक्षा करना चाहेंगे, जिसमें नामवादियों के द्वारा यह कहना कि जब हम किसी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न सदस्यों को रखते हैं अथवा विशेषों को रखते हैं तो उनमें केवल नाम की समानता होती है। यह विचार तो युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मूलभूत प्रश्न तो यह होगा कि हम किसी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विशेष को रखते ही क्यों हैं। अगर किसी वर्ग या क्लास के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विशेषों को रख रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि इन विभिन्न प्रकार के सदस्यों अथवा विशेषों में कुछ समानता हो और यह समानता ही सामान्य का द्योतक है। रसल, बर्कले और ह्यूम के इस विचार से असहमत है कि सामान्य के अंतर्गत केवल गुण ही आते हैं, अपितु रसल का यह मानना है कि सामान्य के अंतर्गत
गुण अथवा विशेषण के अतिरिक्त संबंध भी आते हैं। और इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब हम विभिन्न प्रकार की सफेद वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनमें एक सादृश्यता संबंध होता है और यह सादृश्यता संबंध, सिमिलैरिटी रिलेशनशिप, स्वयं में विशिष्ट अथवा विशेष नहीं होगा, अपितु यह सामान्य होगा। बर्कले के संदर्भ में यह कहा जाता है कि नामवाद उनकी प्रारंभिक रचनाओं में देखने को मिलता है, किंतु कालांतर में वे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के अंतर्गत इसका परित्याग करते हैं। अर्थात वे यहां पर सामान्य को मात्र नाम न स्वीकार करके अपितु उसे इमेज, प्रतिमा अथवा मीनिंग, अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। सामान्य को प्रतिमा के रूप में ग्रहण करने में समस्या है, क्योंकि प्रतिमा तो सदैव विशिष्ट होती है और इस प्रकार से यदि हम सामान्य को प्रतिमा कहेंगे तो सामान्य विशेष में घटित हो जाएगा और यदि हम सामान्य को विशेष के अर्थ या मीनिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर समस्या यह होगी कि किसी भी विशेष पदार्थ अथवा वस्तु का कोई सामान्य अर्थ किस प्रकार से संभव है।